नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी सीड सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं सभी लोग अपनी तैयारी में इस समय व्यस्त होंगे। आज की खबर है, आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई भी है। 26,000 जो वैकेंसी आनी थी बच्चों, वो 32,000 हो गई है। उसमें 8,000 पद पीएससी के जुड़ गए हैं। पीएससी के ध्यान रखिए, आने वाला समय मजबूत है और हो सकता है बच्चों जब तक एग्जाम हो, जब तक वैकेंसी बढ़कर 40,000 ना हो जाए, ऐसी भी संभावना हो है। कारण क्या है? जब तक विज्ञप्ति नहीं आती और विज्ञप्ति में लिखा होता है कि अंतिम परिणाम आने तक क्या नाम जो वैकेंसी है वो घट सकती है और बढ़ सकती है। तो बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। 32 तो हो गए नो डाउट, लेकिन कितनी हो जाए इसके आगे यह भी नहीं। और बताइए, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं आना है। तो करो या मरो की अवधारणा के तहत काम कीजिए। इसी क्रम में मैं लेकर आया हूं नई वीडियो फिजिक्स की। कल जैसे मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो में आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल, और इनके आधार पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है उसके लिए बहुत जरूरी है, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत जरूरी है आने वाले एग्जामों के लिए। तो ध्यान रखिए बच्चों, इन पर जरूर ध्यान देना है। तो हम देखते हैं आवर्ती क्या है, आयाम क्या है, तरंगदैर्ध्य क्या है और आवर्तकाल क्या है। एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, आवर्ती पहले हेडिंग बनाइए आप, आवर्ती, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या? आवर्ती। आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलते हैं बच्चों? आवृत्ति का मतलब होता है जब कोई तरंग ये एक अनुप्रस्थ तरंग है जो सरंग और गर्त के रूप में चल रही है। कोई भी कण, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने दोलन करता है, प्रति दोलन सेकंड की संख्या, यानी कोई भी कण, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने दोलन करता है उसे बोलते हैं उस कण की आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। याद रहेगी बात। कोई कण है, एक सेकंड में 2 दोलन कर दिए, कोई और कण है, आवर्ती ज्यादा थी, तो एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवर्ती कहते हैं। याद रहेगी बात। किसी कण द्वारा किसी माध्यम में एक सेकंड में यानी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है हर्ट्ज। ठीक ना? हर्ट्ज मात्रक होता है जिसे HZ से डिनोट करते हैं। हर्ट्ज मात्रक होता है किसका? आवर्ती का। हम कहें 50 हर्ट्ज की आवर्ती वाली ध्वनि तरंग है, इसका मतलब यह है कि उसके जो कण है वो एक सेकंड में 50 बार दोलन कर रहे हैं या 50 बार संपीड़न और विदलन के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं आवर्ती। याद रहेगी बात। आवर्ती क्या है? किसी माध्यम के किसी कण के द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। उसका मात्रा क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज होता है। अच्छा, एक तो ये होगी आवर्ती, क्लियर होगी। ठीक, अब दूसरी बात देखिए आप। ये तो थी हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी? अनुप्रस्थ। अगर मैं अब आपके सामने बनाऊं तरंग, कौन सी? चलो ये बनाता हूं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती? अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती? देखा ना, देखा आपने। ये क्या है बच्चों? ये इतना क्या है और ये क्या है बच्चों? आप जानते हैं ये है संपीड़न, संपीड़न। और ये क्या है? विदलन। ये पूछा क्या क्वेश्चन है कि
किसी तरंग के विरलन में क्या अधिक होता है? दाब, प्रेशर, घनत्व। यहां पर क्या होगा? अधिक होगा। यहां पर कणों की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दाब अधिक होगा और घनत्व भी अधिक। विरलन में क्या होगा? घनत्व और दाब कम होंगे। फिर क्या होगा? संपीड़न में घनत्व और दाब अधिक होंगे। फिर यहां क्या होगा? घनत्व और दाब कम होगा। यानी जो विरलन है, जो क्या है? विरलन, वहां दाब क्या है और घनत्व क्या है? कम। और संपीड़न में क्या है? ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान ना, मैं आपको कल बताया था किसी माध्यम का जो है ना विक्षोभ, विक्षोभ एक प्रकार की एनर्जी है। यानी विक्षोभ, जब तरंग एक प्रकार की एनर्जी है, जो वही विक्षोभ, वही तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो किसका हस्तांतरण करती है? ऊर्जा का और दाब का, एनर्जी का और प्रेशर का हस्तांतरण करती है। तो विरलन और संपीड़न में यही होता है। अब और हम इसकी आवर्ती की बात करें तो इनमें आवर्ती कैसे? यहां भी तो माध्यम के कण गति कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं गति? तरंग की दिशा के अनुकूल। और अनुप्रस्थ में क्या था? लंबवत। तो अनुदैर्ध्य में तरंग की दिशा के अनुकूल। यहां ऐसे गति कर रहे हैं, तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो यहां थोड़ा कण क्या होंगे? वो दूर दूर होंगे। और यहां कण क्या होंगे? वो पास पास। फिर क्या? दूर दूर। फिर क्या? पास पास होंगे। तो ये होती है आवर्ती। किसी माध्यम में एक सेकंड में किसी कण द्वारा किए गए दोलनों की संख्या आवर्ती होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्ती के बाद आयाम देखिए। किसको बोलते हैं? आयाम। आयाम, आयाम को बोलते हैं अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और आवर्ती को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई कण अपने दोलन के समय जितना अधिक विस्थापित होता है उसका अधिकतम विस्थापन क्या होता है? उसका आयाम होता है। अधिकतम विस्थापन, ये बच्चों कौन सा? ये विस्थापन। अधिकतम विस्थापन क्या है? उसका आयाम। जितना दूर तक जाएगा, यानी एक दोलन पूरा करने में अधिकतम विस्थापन जो होता है, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन ही क्या है बच्चों? आयाम है, एम्पलीट्यूड है। अधिकतम विस्थापन ही क्या है? आयाम, यानी एम्पलीट्यूड है। यानी कोई कण किसी माध्यम में जब दोलन करता है तो दोलन के दौरान उसका अधिकतम विस्थापन क्या होता है? उसका आयाम होता है। तो ये उसका आयाम है। इसे ए से डिनोट करते हैं आयाम को, एम्पलीट्यूड ए। ये भी क्या है? ए है। अब ये बताइए, जिस तरंग का आयाम अधिक होगा, यानी ऊपर अधिक जाएगा, उतना ही गर्त में जाएगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम हो जाएगी ना। जिसका आयाम अधिक है, जिसका आयाम अधिक है, उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। कारण क्या है? जब वो कण ऊपर तक जाएगा, जैसे मान लिया मैंने आपको यहां बना दिया, एक ये बनाया, ये वो इतना ऊपर तक जा रहा, फिर उतना ही क्या हो? नीचे आएगा। तो एक सेकंड में दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कोई कण जितना अधिक विस्थापित होगा उसका आयाम उतना अधिक, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। कि जब दूर तक जाएगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे देखा होगा आपने, ध्वनि तरंगों का जिनका आयाम ज्यादा होता है उनकी आवृत्ति कम होती है, जिनका आयाम कम होता है उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। जिनकी आवृत्ति ज्यादा होती है वो कान में चुभती है। जैसे मच्छर चुभता है ना कान में, शेर की दहाड़ चुभती है क्या? कभी नहीं चुभेगी। कि शेर की दहाड़ का आयाम ज्यादा है, आवृत्ति कम है। तो जहां तक बात तरत्व की है वो आगे पढ़ेंगे जब ध्वनि पढ़ेंगे। यहां पे केवल आयाम और आवृत्ति देखिए। ठीक, आयाम होता है एम्पलीट्यूड, समझ में आएगा? अधिकतम विस्थापन ही क्या है? उसका आयाम है। जितना दूर तक जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, तो अपने आप आवृत्ति क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। अच्छा, आवृत्ति आयाम के बाद क्या था? तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। तरंग दैर्ध्य, इसे क्या बोलते हैं? इसे बच्चों वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। ये वेव लेंथ है बच्चों, तरंग दैर्ध्य। ये वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। वेव मतलब तरंग, तरंग की लंबाई।
देखिए ये सरंग है, ये गर्त है, ये सरंग है, ऐसे यहां क्या बनेगा, गर्त बनेगा। सरंग और गर्त, दो सरंग के बीच की दूरी क्या होती है, दो कर्मागत सरंग या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। देखिए जब ये वेवलेंथ ज्यादा होगी, जब वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कोई कण ऐसे चलेगा, ऐसे करके, ऐसे, तो ये वेवलेंथ क्या है, एक सरंग के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। कोई ऐसे चल रहा, ये तो ये देखिए जब वेवलेंथ ज्यादा है, ये दूरी क्या अपने आप में ज्यादा है कि नहीं है, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, तो उस समय आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों आवृत्ति क्यों कम हो जाएगी, जब तरंग की लंबाई ज्यादा है तो दोलनों की संख्या कम। जब तरंग दैर्ध्य कम है, देखो ये देखो बस इतना तरंग दैर्ध्य, इतना सा नीना सा, बस कभी जरा सा नीना सा तरंग दैर्ध्य है, इतना सा, तो दोलन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वहीं की वहीं चलेगी। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आवर्ती कम, आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, और जब वेवलेंथ कम तो आवर्ती ज्यादा होगी। याद रहेगी बात, याद रहनी चाहिए। चलिए ये तो क्या आपका तरंग दैर्ध्य है। जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनमें दो कर्मागत संपीड़न और दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। जब दो कर्मागत संपीड़न के बीच की दूरी कम है, तरंग दैर्ध्य कम है, तो उसकी आवृत्ति अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, एक संपीड़न यहां एक संपीड़न वहां है, तो दूरी क्या उनके बीच की ज्यादा है। जब बीच की दूरी ज्यादा है तो अपने आप क्या हो जाएगा उसका, तो बच्चों देखो ये देखो ये है, फिर दूरी देखो, ये संपीड़न है, ये कौन सा है, संपीड़न, इनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। जब बीच की दूरी ज्यादा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए है। अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ध्वनि तरंगे नहीं होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे भूकंप तरंगे भी कल मैंने आपको बताई थी कि पी और एस तरंगे बताई थी। भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती है, एक पी तरंग होती है, प्राइमरी तरंग बोलते हैं, वो ठोस में भी होती है, मेंटल में भी और क्रोड में भी, वो आपकी अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर दौड़ती है। एल तरंगे होते हैं भूकंप तरंगे, उन्हें पृष्ठ तरंगे बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये होती है आपकी एस तरंग, होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, दो संपीड़न के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, तरंग दैर्ध्य। ऐसी विरलन है, देखो इनके बीच दूरी भी क्या है, ज्यादा है। जब संपीड़न दूर दूर है तो विरलन भी क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। याद रहेगी बात। चलिए आवर्ती होगी, आयाम हो गया, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल होता है बच्चों, ध्यान रखना, कोई कण एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है बच्चों, उसे उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। तो सुन लीजिए, कोई कण एक दोलन करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। बात समझ आएगी। आवर्ती एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या होती है। हम कहें 50 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकंड में 50 दोलन करती है। आपको पता है ना, जो लाइट जली हुई है, ये लाइट जल रही है, ये लाइट एक सेकंड में कितनी बार जलती है, बुझती है, 50 बार जलती है, 50 बार बुझती है। लिखा होता है इसके ऊपर 50 हर्ट्ज आवर्ती।
50 हर्ट्ज लिखा होता है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 1 सेकंड में 50 दोलन करती है। इसको ना एसी अल्टरनेट करंट बोलते हैं, आती और जाती, आती और जाती है। ये जो बल्ब जल रहा है, जो लाइट जल रही है, ये लगातार नहीं जल रही है, ये लाइट 1 सेकंड में 50 बार जल रही है और 50 बार बंद हो रही है। पर हमारी आंखें ऐसी होती हैं बच्चों, वो इसको देख नहीं पाती, इतने सूक्ष्म परिवर्तन को हम देख नहीं पाते कि 1 सेकंड में 50 बार जल रही है, 50 बार बंद हो रही है। इस अंतर को हम देख नहीं सकते। तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई, 50 हर्ट्ज हुई। याद रहेगी बात। आवर्तकाल क्या होता है, एक कण एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। यह बात समझ में आ जानी चाहिए। एन इजिकल टू यानी आवर्ती इजिकल टू 1/t, जहां आवर्त क्या एन क्या है, किसी कण की आवर्ती है, और टी क्या है, किसी कण का आवर्तकाल है, आवर्तकाल है, किसी कण का आवर्तकाल। एन क्या है, आवर्ती। ये दोनों के बीच संबंध है, एन इजिकल टू 1/t। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, इस पे आगे न्यूमेरिकल है। ठीक, ये सूत्र जरूर लिख लीजिए, एन इजिकल टू 1/t। एन आवर्ती है, ठीक ना, और टी क्या है, आवर्तकाल है। स्पष्ट होगी बात। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एक तो तरंग दैर्ध्य है, आवर्ती, और तरंग की चाल, तरंग के वेग, तरंग के वेग, तरंग की आवर्ती लैम्डा, आवर्ती n और वेग v। इन तीनों में क्या संबंध होता है, ये तीनों होते हैं v इजिकल टू n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा। यह कह लीजिए आवर्ती इजिकल टू v अपॉन लैम्डा। एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। या फिर ये कह लीजिए लैम्डा इजिकल टू v अपॉन, एक सूत्र ये हो गया। इन तीनों सूत्रों पे क्वेश्चन आते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में ये दोनों रहेंगे, ये निकालना होगा, कई बार ये रहेगा, ये निकालना, ठीक है, इस तरह का। कई बार आवर्ती दे देगा तो आवर्तकाल निकालना रहेगा, आवर्तकाल दे देगा तो आवर्ती निकालना रहेगा। तो न्यूमेरिकल करते हैं इन सूत्रों के आधार पर। न्यूमेरिकल 100% आना है, रेडियो ऑपरेटर में भी और ग्रुप डी में भी। और ध्यान रखना बच्चों, दबाव में न्यूमेरिकल गलत होते हैं। फिजिक्स में सिर्फ एक बात याद रखिए, केवल फॉर्मूले याद रखिए और आपको कोई आवश्यकता नहीं है। परिभाषाएं तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, पर फॉर्मूले उससे ज्यादा जरूर याद रखने हैं। तो v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, ये किसी तरंग की चाल यानी उसके वेग, उसकी आवर्ती और उसके तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध होता है। v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, यानी किसी तरंग का वेग उस तरंग की आवर्ती कितना वो कर रही है और उसके वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर होता है। याद रहेगी, किसी तरंग का वेग उस तरंग की आवर्ती यानी 1 सेकंड में कितने दोलन कर रही है और उसके दो दोलनों के बीच, गर्त और तरंग के बीच कितनी दूरी यानी उसका तरंग दैर्ध्य कितना है, उसके गुणनफल के बराबर उसकी चाल होती है। होगी ना भाई, समझे नहीं आप बात को? ये देख लीजिए आप भाई, ये है इसका, ये तरंग दैर्ध्य है, ये इसके दोलन है, तो चाल इसी पता चलेगी इसकी चाल कितनी है भाई, कितना ऊपर नीचे हो रही है, दोलन कितना कर रही है और कितना वेवलेंथ है, उन दोनों का गुणनफल ही तरंग की चाल होती है, यानी तरंग का वेग होता है, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, चलिए, तरंग दैर्ध्य का मात्रक आप जानते होंगे एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एन का मात्रक हर्ट्ज और वी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। ये कह रहा है, देखिए बच्चों, इसको सही से आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। समुद्र में रुके
समुद्र में रुके जहाज के चारों तरफ की लहरों की तरंग दैर्ध्य है 100 मीटर है। लंबाई है कितनी है? 100 मीटर है। जबकि तरंग गति कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र में रुके हुए जहाजों के चारों तरफ की लहरों, यानी कोई समुद्र है, उसमें कोई जहाज, कोई नाव रुकी हुई है, उसके चारों तरफ की लहरों की तरंग दैर्ध्य दे रखी, लैम्डा दे रखा 100 मीटर। यानी उसकी लंबाई कितनी, उनकी तरंग की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। जबकि तरंग की गति कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड है। यानी वेग दे रखा। जहाज की हिलने की आवृत्ति क्या है? कभी आप बैठे हैं पानी में, नाव में, हिलते ना ऐसे, जब लहरें आती हैं, जब लहरें आती हैं तो नाव ऊपर नीचे होती है ऐसे करके, ठीक ना। तो कभी देखा आपने मल्लाह को निकालते हुए v=n×λ बैठे रहो बच्चों, यानी भाई लोगों बैठे रहो, हिलना नहीं है, अभी नाव इतनी गति से हिलेगी, उसकी आवृत्ति इतनी होगी। वो अंदाजा लगाता है कि लहरें तेज आ रही हैं, या लहरों की चाल अगर तेज है, चाल अगर क्या है? तेज है लहरों की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी तेज से हम हिलेंगे, यानी उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो ये निकालनी है हमको। हमको मालूम है तरंग दैर्ध्य, गति और आवर्ती, तीन चीजें दे रखी न्यूमेरिकल में। एक तो क्या है? तरंग दैर्ध्य, एक क्या है? गति, अरे क्या पूछा? आवर्ती। तीनों में क्या संबंध है? v=n×λ, है ना। तो क्या बन जाएगा? n निकालना है तो n=v/λ। v कितना है? 25, कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा कितना है? 100। कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो n कितना क्या? 1/4, कितना? 0.025, है ना। ये आ गया। तो ये क्या है इसकी? 0.0 नहीं आएगा, 1 मिनट। पॉइंट 5 आ गया। पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। तो 0.25 हर्ट्ज, 0.25 हर्ट्ज आ गया। यानी हमें क्या कहते रखी थी? देखो वो अच्छा, वो गायब हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दोबारा देखता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 2, एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसका आवर्तकाल बताना है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। यानी हमको n दे रखा, कितना? 50। आवर्तकाल क्या होता है? t। सूत्र याद है ना? n=1/t, 1/t। तो n दे रखा कितना? 50। अब हमको पता है क्या सोच रहे? t इधर आ जाएगा, तो t कितना हो जाएगा? 1/n। n कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? आवर्तकाल =50 से 1 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.0, ठीक ना। 50 दूनी 100, आवर्तकाल इतना गया 0.02 सेकंड। बस कुछ नहीं करना, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति दे रखी, आवर्तकाल निकालना है। फॉर्मूला याद हो, कोई समस्या नहीं। ये सारे जो क्वेश्चन ना, कुछ आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखेगा आप। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 3, एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कितनी होगी, यानी लैम्डा निकालना है। न्यूमेरिकल करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रहे, केवल मैथ में भी और न्यूमेरिकल में भी एक ही बात कॉमन होती है। प्रश्न की भाषा अगर आपकी पकड़ में है ना, जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर भाषा को आप पकड़ रहे हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, अगर भाषा आपकी पकड़ में है तो आप कितनी ही आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कभी कोई समस्या नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक आपको आती हो या ना आती हो, आपको कभी कोई समस्या नहीं होने की बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप स्थिति हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी आपको समस्या नहीं होने की। लैम्प पूछ रहा ध्वनि की तरंग कितनी होगी, लैम्डा निकालनी है। जिसकी आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति मतलब क्या? n दे रखा 800,
एन कितना है 800, गति यानी v दे रखी कितनी 200, गति 200 है, लैम्डा निकालना है, एन कितना है 800 है, एन 800 v 200 लैम्डा निकालना है। सूत्र क्या है v इजिकल टू एन इंटू लैम्डा, v है एन है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इजिकल टू v अपॉन एन। v कितना है, चाल कितनी है 200, बट्टे कितनी आवर्ती है 800, 0 0 गई, 2 चौक 8 है ना, 1/4 इजिकल टू कितना 0.25, 0.25 इजिकल टू कितना होगा लैम्डा, लैम्डा इजिकल टू 0.25 मीटर, ये इसकी लंबाई होगी। एंगस्ट्रॉम लंबाई का तो मात्रक है ना, बस तो फिर उसमें हम कम दूरी नापते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो यहां बड़ी दूरी है तो मीटर आ गया आपका। तो ये देखिए आप, ये लैम्डा की दूरी निकाल ली, कुछ नहीं करना, सीधे जो दे रखा हो वो लिख लो और जो निकालना हो सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो। सूत्र याद है तो कोई समस्या नहीं, यानी कि ऐसे ही आते हैं न्यूमेरिकल। आप फिजिक्स का कोई पीजीटी टीजीटी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप फिजिक्स का कोई बड़ा एग्जाम नहीं दे रहे हो इतना बड़ा कि आपको फिजिक्स का जो है मास्टर बनाया जा रहा है। आपके लिए केवल सामान्य नॉलेज होनी चाहिए, यही है। तो सामान्य इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखो ये एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, उसकी आवर्ती क्या होगी। एक कण 2.5 सेकंड में 40 दोलन करता है, उसकी आवर्ती क्या होगी, उसकी आवर्ती क्या होगी, कैसे निकाल लोगे आवर्ती। एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरे करता है, ऊपर नीचे 40 बार होता है, 40 कंपन पूरे करता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो उसकी आवर्ती निकालनी है। आवर्ती क्या होती है बच्चों, एन, एन निकालनी है। टी क्या हमको दे रखा है कितना 2.5 सेकंड। अब ये बताइए मुझे कि क्या पूछ रहा हो, एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है, 40 कंपन पूरे करता है, एक सेकंड करता हो 40 ऊपर बार होता है। हमने क्या पढ़ा था आवर्ती, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या। यहां सेकंड कितने हैं 2.5 सेकंड है, 2.5 सेकंड है यहां पर बच्चों। और वो कितनी थी हमारी, वो थी हमारी किए गए दोलनों की, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या होती है आवर्ती होती है। अब यहां कंपन पूर्ण करता है, यह भी तो आवर्ती ही है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या होती है आवर्ती। तो यहां पर क्या कर रहा है 40 कंपन पूरे करने, 40 बार ऊपर नीचे होता है, तो 40 तो आवर्ती होगी, पर किस सेकंड में हो 2.5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कैसे आएगी, जब हम क्या करेंगे 40 को 2.5 से भाग कर देंगे, तभी तो आवर्ती आती है ना उसकी। एक यानी 1 सेकंड में कितने कंपन करता है, तो 40 बटे 2.5, ये लगा दो, 25 चौका 100, 4 हट जाएगी, कितने आ गई 4 हट जाएगी। कुछ भी नहीं करना, कितना आसान था, बस भाषा थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैसे, एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है, तो उसकी आवर्ती क्या होगी। आवर्ती होती है 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, और है कितने हैं 2.5 सेकंड है, तो 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है, तो भाग कर दो तो 1 सेकंड में आ जाएगा। 2 भाग कर दिया, ऊपर 0 लगा के 25 हो गया, 25 का 100, 25, ओहो ये गलती होगी। कितना कटेगा 5 काट लो, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 0, फिर 5 से काट लो, 5 कम 5, 5 संग 30, सी कटा नहीं कटा, एक बार देखो देखो, वो था 40 बटे 2.5, 40 बटे 2.5 है, तो ऊपर आपने 0 लगा दिया, पॉइंट क्या हो गया गायब, यानी 400 बटे कितना हो गया 25 हो गया। 25 ऐसे काट लो, 25 एकम 25 है ना, कितने बच गया 15 बच गया, 150 हो गया,
25 से 150, 16 सेकेंड, 16 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति है वो? 16 हर्ट्ज में है। कि आवृत्ति हमारी 1 सेकंड की होती है। किसकी होती है? 1 सेकंड की। और कितना दे रखा था? 2.5 सेकंड दे रखा था, 2.5 सेकंड था। तो 16 दोलन करता है 1 सेकंड में, ठीक ना। चलिए ये देखो आप, एक प्रश्न ये है, किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति ने एन दे रखी, कितनी? 5 × 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, 5 × 10⁻16 हर्ट्ज आवृत्ति है। और वेग कितना है? इतना है, v दे रखा, v इक्वल टू 15 × 10⁸ ये दे रखा है। तो लैम्डा ज्ञात करना है, यानी हमको वेवलेंथ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? वेवलेंथ। आप जानते हैं v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू v अपॉन n। v कितना है? 15। देख लीजिए आप, एक मिनट, चलो ये तो हमने दे रखा ना, ये देखो यहां निकालते हैं। लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? v अपॉन n, 15 × 10⁸ बटे 5 × 10⁻16। 5 से कितनी बार? 3 बार। ऊपर चला जाएगा तो 3 × 10⁻⁻ में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? माइनस में, -8। 3 × 10⁻⁻8 आ जाएगी बच्चों। क्या है? लैम्डा मीटर, 10⁻⁻8 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंग की आवृत्ति दे रखी, फ्रीक्वेंसी इतनी है और वेग इतना है, तो लैम्डा ज्ञात करना, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा। कैलकुलेशन आप पढ़ लेना, बात खत्म होगी, ठीक ना। ये स्थिति होती है। ठीक, ये तो अगर आपके न्यूमेरिकल क्या हो गए बच्चों? न्यूमेरिकल हो गए। सब न्यूमेरिकल हो गए। देखो बच्चों, याद रहेगी बात, सारे के सारे न्यूमेरिकल हो गए हमारे। आवर्ती, आयाम, आवर्तकाल सब आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बच्चों ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने तरंग की विशेषताएं पढ़ी। क्या पढ़ी? तरंग की विशेषता क्या होती है। हमने अभी तक तरंग की विशेषताएं पढ़ी कि तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम कल पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे आवर्ती, आयाम यानी वेव, आवर्ती, आयाम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और आवर्तकाल, ये सब तरंग की विशेषताएं होती हैं। ठीक, हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए, v इक्वल टू n लैम्डा पर और n इक्वल टू 1/t पर। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो यही रहेगी। वीडियो को पर कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।